अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को 2 दिनों में दूसरा शदीद झटका लगा है। 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने हत्या इज्जत मामले में उन्हें कसूरवार करार देते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई थी और आज लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने उनकी पार्लिमानी रुकनीत को रद्द करने से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबिल जिक्र है कि मोदी सरनेम पर काबिल एतराज तबसरे के मामले में राहुल गांधी को सूरत के सेशंस कोर्ट ने जुमेरात के रोज 2 साल की सजा सुनाई थी और 15,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया था। सजा मिलने के बाद से ही कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की रुकनीत किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत के फैसले के बाद ही राहुल गांधी को ऐवान से नाअहल करार दिए जाने का अमल शुरू हो गया था और फौरी तौर पर कार्रवाई भी हो गई थी। दरअसल ज़ाब्तों के मुताबिक किसी भी रुकने पार्लियामेंट या रुकने असेंबली को 2 साल या उससे ज़्यादा की सजा मिलने के बाद रुकनीत गंवानी पड़ती है। केरला के वायनाड पार्लिमानी सीट से मुंतखब राहुल गांधी को जब सूरत के सेशंस कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई तो उसी ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई का अंदेशा जाहिर किया जा रहा था। बिलाखिर लोकसभा स्पीकर ने जुमे के रोज राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत खत्म करने का फैसला ले लिया। सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी को अपील दायर करने के लिए 30 दिनों का वक्त दिया गया था। राहुल गांधी के वकील ने भी कहा था कि हम फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। अभी तक हाईकोर्ट में राहुल की तरफ से अपील नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को अपने फैसले में कहा था कि कोई भी MP या MLA निचली अदालत में मुजरिम करार दिए जाने की तारीख से ही पार्लियामेंट या असेंबली की रुकनीत के लिए वो नाअहल डिक्लेयर हो जाएगा। कोर्ट ने लिली थॉमस बनाम भारत सरकार के केस में ये अहकाम दिए थे। इससे पहले कोर्ट का आखिरी फैसला आने तक MLA या MP की रुकनीत खत्म करने का प्रोविजन नहीं था। इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी की एक आला सतही मीटिंग हुई। उस मीटिंग में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और दीगर सीनियर कायदीन ने शिरकत की और आइंदा की स्ट्रैटेजी को लेकर बातचीत की। राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत खत्म होने के बाद कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मरकज की मोदी हुकूमत पर शदीद हमला किया। कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश ने मीडिया एहलकारों से खिताब करते हुए कहा कि कानून से पहले ये सियासी इशू है। मुल्क में 2014 के बाद से इजहार राय की आज़ादी पर हमला किया जा रहा है। सरकारी इदारों का इस्तेसाल किया जा रहा है। राहुल गांधी बेखौफ होकर बयान देते हैं और राहुल को सच बोलने की सजा मिली है। जब आप जल्दबाजी करते हैं तो गलतियों के ऊपर गलतियां करते हैं, संवैधानिक और कानूनी गलतियां करते हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। ये मामला, ये वारदात कोलार कर्नाटक में हुई, 2019 में हुई। उसकी कंप्लेंट कहां दर्ज की गई? सूरत, गुजरात में, 1-2 जगह और भी की गई, बिहार में, रांची में। तो जब ऐसा होता है कि वारदात, फौजदारी वारदात कहीं हुई हो अमुक जगह और फौजदारी वारदात की कंप्लेंट किसी दूसरे प्रदेश में हो, तो कानून विधायिका ने बहुत पहले एक संशोधन द्वारा एक नया प्रावधान बनाया था, कई वर्ष हो गए, जो बाध्य है, जो स्पष्ट है कि जब ऐसा हो तो आपको एक 202 कहते हैं, उसके अंतर्गत एक निरीक्षण परीक्षण करना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी। या तो मजिस्ट्रेट खुद करे या पुलिस द्वारा करे कि क्या उस मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र बनता है। जब तक वो मजिस्ट्रेट ये शुरुआत में नहीं करता है इंक्वायरी, तब तक वो कंप्लेंट से आगे नहीं बढ़ सकता। रोचक बात यह है कि ये मुद्दा स्पष्ट रूप से इस श्री राहुल गांधी केस में उठाया गया। जब से राहुल गांधी जी विपक्ष में संसद में बोले थे, 50 मिनट का भाषण था, ज्यादातर उसका एक्सपंज भी कराया गया। और जिस तरीके से 16 पार्टियों ने एक होकर 5 फरवरी से JPC की मांग की इस घोटाले में, क्योंकि ये घोटाला सिर्फ अडानी से संबंधित नहीं है, ये घोटाला प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमने JPC की मांग की। आज भी हमने मांग की, कल भी हम करेंगे, परसों भी हम करते रहेंगे।
और इस अडानी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए आज इनको कीमत चुकानी पड़ी है। तो एक तरफ राहुल गांधी जी की कोशिश और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की साजिश, ये तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी को लोकसभा की रुकने से नाअहल करार देने के फैसले को बदबख्ताना करार दिया। इस मसले पर तबसरा करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि पार्लियामेंट में अडानी के मौजू पर बहस को रोकने के लिए मोदी हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर राहुल गांधी को निशाना बनाया। जुबली हिल्स में वाक़ अपनी क़यामगाह पर मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क में गैर मुअल्लना इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। नरेंद्र मोदी बादशाह की तरह हुक्मरानी कर रहे हैं। अदालत ने फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए राहुल गांधी को 30 दिन का मौका भी फराहम किया था। इसके बावजूद राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा का बहाना बनाते हुए लोकसभा की रुकने से नाअहल करार दिया गया। ये सिर्फ सियासी मुकासिमत के सिवा दूसरा कोई और नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मुल्क भर में कामयाब रही। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा की नाकामियों को आवाम के सामने पेश किया था। खासतौर पर अडानी स्कैम के मामले को उठाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। आज इस मामले पर साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने भी बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। 1 గంటకు రాయాల్సిన పరీక్షలు 1 గంట నుంచి 3:30 గంటల వరకు తర్వాత అందరు రాసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు ప్రత్యేకంగా కూర్చొని పరీక్షలు రాస్తే ఇది పూర్తిగా విరుద్ధము. ఇంత విరుద్ధంగా ఇంత ప్రముఖంగా రాసినప్పుడు చైర్మన్ గారు కానీ సెక్రటరీ గారు కానీ హైదరాబాద్ కలెక్టర్ అమయ్ కుమార్ గారు కానీ లేకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ పరీక్షలను ఎందుకు రద్దు చేయలేదు అంటే ఇంత లోపభూయిష్టంగా ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో పనిచేసే అధికారులు, కలెక్టర్లు, తహసీల్దార్లు, ఇతర అధికారులు లోపభూయిష్టంగా పరీక్షలు నిర్వహించిన విషయం వెలుగులోకి వచ్చి ఇంత ప్రముఖ పత్రికల తాటికాయంత అక్షరాలతో రాస్తే తక్షణమే ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఎందుకు స్పందించలేదు చంద్రశేఖరరావు గారు? రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రశేఖరరావు గారికి బాధ్యత లేదా? 30 లక్షల మంది విద్యార్థుల యొక్క భవిష్యత్తును నిర్ణయించే పోటీ పరీక్షలు, అది కూడా ఉన్నతాధికారులను నియామకం చేసే పోటీ పరీక్షల్ని పారదర్శకంగా నిర్వహించాల్సిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పారదర్శకంగా నిర్వహించకపోవడమే కాదు, ఆ వివరాలను కూడా పత్రికలలో తాటికంత అక్షరాలలో వచ్చిన తర్వాత తక్షణమే దీని మీద విచారణ చేపట్టి అసలు कांग्रेस के कायद श्री राहुल गांधी जी के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हरबे इस्तेमाल करके उनकी पार्लियामेंट मेंबरशिप को कैंसिल किया जा रहा है, इससे कांग्रेस के लिए ये कोई नई चीज नहीं है। कांग्रेस से डरने वाली नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि डरो मत, इसीलिए कांग्रेस के डरने वाली नहीं है। ये आजादी को दिलाने वाली पार्टी है और सच्चाई बहुत सामने आएगी। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से कर नफरत को खत्म करने के लिए जो जोड़ो यात्रा शुरू की, उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत डर कर इस तरीके से साजिशें और गंदी हरकत कर रही है। आवाम इसका सब जवाब देंगे और आवाम इसका आने वाले दिनों में सबक सिखाएंगे। और राहुल गांधी को इसमें जो भी किए राहुल गांधी, आप बिल्कुल हम सब आपके साथ हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक अपडेट देते चलेंगे। दिल्ली में कांग्रेस की एक आला सतही मीटिंग हुई जिसमें फैसला किया गया है कि कांग्रेस कायद राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनीत रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस पीर के रोज से संविधान बचाओ यानी कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ आइन बचाओ तहरीक का ऐलान कर चुकी है। पीर से ये शुरू होगा। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने बताया कि ब्लॉक, तहसील, जिला सतह से लेकर दारुल हुकूमत दिल्ली तक तहरीकें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि अडानी घोटाले के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से राहुल गांधी को निशाना बनाया गया। कांग्रेस ने हत्या के इज्जत केस में सूरत की अदालत की जानिब से राहुल गांधी को 2 साल की कैद की सजा सुनाने के खिलाफ हैदराबाद में खामोश एहतजाज किया। 2019 में किए गए एक रिमार्क पर कांग्रेस लीडर को यह सजा सुनाई गई। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायदीन के अलावा यूथ कांग्रेस, NSUI और पार्टी की महिला मोर्चा ने शहर में गांधी भवन के रूबरू खामोश एहतजाज मुनज़्ज़म किया। नायब सदर
तेलंगाना कांग्रेस की किरण कुमार ने कहा कि साबिक में कांग्रेस के दौर में अपोजिशन जमातों को अवाम की तरफ से इजहार ख्याल का खातिर ख्वाह मौका दिया जाता था, लेकिन मौजूदा हुकूमत अपोजिशन की आवाज को दबा रही है। इस पूरे मामले पर तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन हिंदुस्तानी जमहूरियत की तारीख का एक सियाह दिन है। राहुल गांधी को पार्लियामेंट के लिए नाअहल करार दिया जाना नरेंद्र मोदी के गुरूर और आमिरियत की इंतहा का सबूत है। केसीआर ने कहा कि यह बात काबिल मजम्मत है कि मोदी हुकूमत न सिर्फ आईनी इदारों का गलत इस्तेमाल कर रही है, बल्कि आला तरीन जमहूरी प्लेटफॉर्म यानी पार्लियामेंट को भी अपनी घिनौनी हरकतों के लिए इस्तेमाल कर रही है। जमहूरियत और आईनी इक़्तिदार के लिए काफ़ी कठिन घड़ी है। आज मोदी हुकूमत के तहत मुल्क के हालात साबिक में इमरजेंसी के हालात से भी मुतवाजिज कर चुके हैं। हिज़्ब मुखालिफ कायदीन की हरासानी मोदी हुकूमत में एक मामूल बन चुका है। दरहकीकत हिज़्ब मुखालिफ कायदीन को नाअहल करार देकर वो नेज़ मुजरिमीन और दगाबाजों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मोदी हुकूमत खुद अपने लिए तबाही को दावा दे रही है। केसीआर ने कहा कि ऐसे में हिज़्ब मुखालिफ जमातों के लिए यह वक्त तसादुम का वक्त नहीं है। ताहम तमाम जमहूरियत पसंदों को मुल्क में जमहूरियत और आईनी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीजेपी हुकूमत की घिनौनी हरकतों की खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। बीजेपी की गलत पॉलिसियों का मिलकर मुकाबला करना चाहिए। बीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर तारक रामाराव ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनीत को मनसूख कर देने के फैसले की शदीद मजम्मत की। ट्विटर पर एक बयान जारी करते हुए केटीआर ने कहा कि राहुल गांधी को लोकसभा के लिए नाअहल करार देना दस्तूर के गलत इस्तेमाल के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि इंतहाई गैर जमहूरी अंदाज में राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की गई। केटी रामाराव ने अपने ट्वीट में कहा कि जल्दबाजी में की गई कार्रवाई है। कांग्रेस की सीनियर लीडर व साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ हत्या की इज्जत का केस दायर करने का ऐलान किया। मोदी के खिलाफ रिमार्क्स करने की पादाश में राहुल गांधी को गुजरात की सूरत कोर्ट ने 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के तनाजुर में रेणुका चौधरी ने कहा कि एक मरतबा राज्यसभा में वजीर आजम मोदी ने भी उनकी काफी तौहीन की थी। नरेंद्र मोदी ने उनकी हंसी पर मजाक उड़ाते हुए कहा था कि रामायण सीरियल में इस तरह की हंसी सुनने के बाद वो अभी इस तरह की हंसी सुन रहे हैं, जिस पर ऐवान में मौजूद तमाम अरकान हंस पड़े, जिससे मुझे काफी तकलीफ हुई थी। तभी अब वो इस वाक़े पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ अदालत से रुजू होंगी और देखेंगे कि इस केस में अदालत कितनी तेजी से मोदी के खिलाफ फैसला सुनाएगी। रेणुका चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी के केस में अदालत ने सिर्फ 2 साल में फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जानिब से दायर किए जाने वाले केस की समाअत कब तक चलेगी, ये वक्त ही बताएगा। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के उस मुतालबे को मजहब का खैस करार दिया कि तेलंगाना में फसल बीमा पर अमल आवरी करने का मुतालबा किया गया था। हरीश राव ने बंडी संजय के उस मुतालबे पर सवाल किया कि वजीर आजम मोदी की आबाई रियासत गुजरात में फसल बीमा स्कीम पर क्यों अमल आवरी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में 10 रियासतें और 5 मरकज की ज़ेर इंतजाम इलाके हैं। फसल बीमा स्कीम की ये लोग मुखालिफत कर रहे हैं। इस सिलसिले में मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्लियामेंट में भी बयान दिया था कि कई रियासतें फसल बीमा स्कीम की मुखालिफत कर रही हैं। इससे ये वाज़ेह होता है कि स्कीम से किसानों को बड़ा फायदा हासिल नहीं हो रहा है। इसके बरक्स केसीआर हुकूमत ने रास तौर पर रियासती हुकूमत के खजाने से नुकसान होने वाली फसलों पर मुआवजा अदा कर रही है। हरीश राव ने बताया कि हालिया बारिश और सालाबारी से तबाह होने वाली फसलों के लिए चंद्रशेखर राव हुकूमत ने 228 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान किया, जिसके जरिए फी एकड़ 10,000 रुपए की माली इमदाद मुतासरा किसानों को दी जाएगी। केसीआर ने परेशान हाल किसानों की मदद करते हुए एक मरतबा फिर ये साबित कर दिया कि तेलंगाना हुकूमत मवाफिक किसान हुकूमत है और चीफ मिनिस्टर एक किसान के बेटे होने का सबूत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कायदीन को अगरचे कि एक छोटी मदद नजर आ रही है, लेकिन इस तरह की मदद मुल्क की दीगर रियासतों के किसानों को किसी भी हुकूमत ने नहीं की है। वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने जिले खम्मम में सीपीआईएम पार्टी की मुनक्किदा मीटिंग को मुखातिब करते हुए बताया कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में सीपीआईएम की तायद से खम्मम के तमाम असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की जाएगी। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि जब से टीआरएस को बीआरएस में तब्दील किया गया, उस वक्त से मरकजी हुकूमत व वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बीआरएस कायदीन से सियासी इंतकाम लेते हुए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं।
सीपीआईएम के स्टेट सेक्रेटरी वीरभद्रैया ने मुखातिब करते हुए बताया कि सीपीआईएम आवाम के दरमियान रहते हुए अवामी मसाइल को हल करती है। उन्होंने वजीर आला केसीआर की जानिब से किसानों के नुकसानात का जायजा लेने के बाद फी एकड़ 10,000 रुपए देने का खैर मकदम किया। పార్టీలు లేదా ప్రతిపక్ష పార్టీలకు సంబంధించిన ముఖ్యమంత్రుల మీద లేదా వాళ్ళ మంత్రుల మీద టార్గెట్ చేసి వాళ్ళ మీద ఈడీ కానీ సిబిఐ కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కానీ ఇతర వ్యవస్థల్ని లేదా ఇతర మరి సంస్థల్ని ఏజెన్సీస్ ని ఉసిగొల్పి వాళ్ళని వెన్న తీసుకోవాలి, ఉంటే బీజేపీలో ఉండు లేకపోతే జైల్లో ఉండే పరిస్థితి వాళ్ళ దేశంలో సృష్టించింది మోడీ ప్రభుత్వం, మోడీ యొక్క పార్టీ బీజేపీ పార్టీ. ఇవాళ చాలా డేంజరస్ పరిస్థితులు తీసుకొస్తా ఉన్నారు. కాబట్టి తప్పకుండా తస్మాత్ జాగ్రత్త మనం అందరం ఏకం కావాల్సిన అవసరం ఉంది. మా బీసీ 52%, 54% ఉంటే ఈ లెక్క ప్రకారం మీరు ఎందుకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వని అడుగుతారు. అట్లా అడగటమే కదా అట్లా అడిగితే ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, లేదంటే కొట్లాటలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఇది బీజేపీ మోడీ గారి యొక్క వాచ. ఈ రకమైనటువంటి తప్పుడు ఆలోచనలతో పరిపాలిస్తున్నటువంటి పార్టీగా బీజేపీ పార్టీ ఉంది. ఇట్లాంటి తప్పుడు కేసులు పెట్టి నిర్బంధాలు ప్రయోగించడం అనేది మోడీ గారికి అలవాటు అయిపోయింది. దుర్మార్గమైన చట్టాలు తీసుకొచ్చాడు. అంతే ప్రతిపక్షాలు సహించాడు. ఎవరైనా విమర్శించేవాడు ఉంటే ఎట్లా లోపల వేయాలా, ఎట్లా లొంగ తీసుకోవాలని ప్రయత్నం చేసే తత్వం అది నియంత్రణ లక్షణం. ఇంకా చాలా ప్రతిపక్ష నాయకుల మీద కేసులు పెడుతున్నారు. నార్త్ ఇండియాలో, బీహార్లో, ఉత్తరప్రదేశ్లో, ఇంకా అనేక రాష్ట్రాల్లో, కల్కడాలో, లేకపోతే తమిళనాడు అన్ని కేసులు పెడుతున్నారు. అక్కడ ఇక్కడ తెలంగాణలో కేసులు పెడుతున్నారు. కవిత మీద కేసు పెట్టారు, లేదు ఇంకొకటి మీద మంత్రిని దాడి చేశారు, ఎమ్మెల్యేలు బెదిరిస్తున్నారు. మీరు జైల్లో ఉంటారా, బీజేపీలో ఉంటారా? ఇది వాళ్ళ సూత్రం. वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दावा किया है कि तेलंगाना पुलिस जैसी मुतहरिक पुलिस जो अपनी फर्ज शनासी के अलावा समाजी खिदमत में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, मुल्क भर में कहीं नजर नहीं आती। इसीलिए तेलंगाना पुलिस को मुल्क भर में एक खास मुकाम हासिल है। वजीर दाखिला ने बाजूपल्ली और नासिंगी पुलिस स्टेशन की इमारतों का आज इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना में कॉर्पोरेट सतह के पुलिस स्टेशन इमारतें तामीर की जा रही हैं, जिसमें आवाम की सहूलियात के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस फ्रेंडली पुलिसिंग के लिए मुल्क भर में अहम मकाम रखती है। కంప్లీట్ అయింది 9 years లో పోయినా ఇంత బాధ 47 లో ఇండిపెండెన్స్ నుంచి స్టేట్ లో ఎంత మంచి కమాండింగ్ కంట్రోల్ లేదు. 585 కోట్ల ఖర్చు చేశారు ముస్లిం గారు. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో సైబర్ క్రైమ్ ఎక్కువ అవుతుంది. లాస్ట్ 2 months బిఫోర్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఇండస్ట్రీ మినిస్టర్, ఐటీ మినిస్టర్ కేటీఆర్ వచ్చిన సైబర్ క్రైమ్ కోసం చాలా మంచి సైబర్ చాలా బాగా వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడికి సైబరాబాద్ కమిషనర్ ఏం చేశారు, మా సీఎం గారు ఇంత ముందు 2 కమిషనర్ ఉంది, ఇప్పుడు 9 ఉంది, 7 ఎక్కువ చేశారు. ఇంత ముందు 10 డిస్ట్రిక్ట్ ఉంది, 9 డిస్ట్రిక్ట్ బ్యాక్వర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఉంది. నేను చెప్తాను, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే పార్లమెంట్ సర్వీస్ చేయాలి. మా పార్లమెంట్ ఎంపీ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు, రంజిత్. నెంబర్ 1 ఏమంటే కేసీఆర్ గారు ఎంత మంచి డెవలప్ చేశారు. ఇది 4 acres ల్యాండ్ ఉంది. ఎంత ముందు 500 స్క్వేర్, ఎంత ముందు కమిషనర్ ఆఫీస్ బషీర్బాగ్ లో ఉంది, ఎంత 500 స్క్వేర్ లో ఉంది. ఇప్పుడు కమిషనర్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంది, కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ ఉంది. ఎంత పెద్ద 585 కోట్లు ఖర్చు అయింది. సీఎం గారు పోలీసులు చాలా మంచి బడ్జెట్ ఇచ్చారు. 2014 ముందు ఎంత మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కలిసాడు ఒకడు ఎంత 500 కోట్ల బడ్జెట్ ఉంది. ఇప్పుడు నియర్లీ 955 కోట్ల బడ్జెట్. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చారు. ఎందుకంటే తెలంగాణ వచ్చే ముందు అందరికీ చాలా డౌట్ ఉంది. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ల్యాండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ అవుతుంది. ఆ టైం కెమెరా రైట్ చేస్తుంది, నెక్సిజం ఉంది. పోలీసులు అంటే చాలా బాగా ఏముంది అంటే ఎవరు వచ్చినా భయం ఉంది. నేను ఆదంపురాలో ఉన్నాను, చాదర్ఘాట్ పోలీస్ స్టేషన్ మా ఇంటి దగ్గర ఉంది. 300 మంది ఉన్నారు నేను మూమెంట్ టైంలో. బండి ఆపి ఏమైంది, ఏం జరిగింది అంటే, సార్ మా మంచికి అరెస్ట్ చేసి తీసుకొచ్చిన మా లీడర్స్ వస్తున్నారు. ఇప్పుడు పోలీస్ డే చూపిన తర్వాత చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు.
तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन पेपर लीक के मामले में तहकीकात करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 19 अफराद को गवाहों के तौर पर शामिल किया, जिनमें पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी सत्यनारायण, कॉन्फिडेंशियल सेक्शन के ऑफिसर शंकर लक्ष्मी, प्रवीण और राजशेखर के पास काम करने वाले जूनियर असिस्टेंट को भी गवाहों की फहरिस्त में शामिल किया गया। बताया गया है कि गवाहों की फहरिस्त में शहर के करमन घाट में वाक़ आर स्क्वायर होटल के मालिक और उसका अमला भी शामिल है। जराये ने बताया कि 3 मार्च को इस केस के मुलजिमीन नीलेश गोपाल और डाकिया नायक ने क़याम किया था और इस होटल में क्वेश्चन पेपर के लीक के बाद 2 उम्मीदवारों नीलेश और गोपाल को इम्तिहान की तैयारी करवाई गई थी। बाद इसी होटल से 2 उम्मीदवारों ने इम्तिहान लिखा था। होटल के सीसी कैमरों की जांच के बाद पुलिस ने होटल के मालिक और अमले के बयान खरबंद किए। इसी दौरान गुज़िश्ता रोज एसआईटी ने 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया था। उन्हें 1 हफ्ते की तहवील में लेने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में एसआईटी अदालत से रुजू हुई है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन पेपर के लीक की तहकीकात करने वाली एसआईटी को एक मकतूब रवाना करते हुए बताया कि वो आज एसआईटी के सामने हाजिर नहीं हो सकते और बताया कि एसआईटी के दफ्तर से उन्हें कोई नोटिस भी मौसूल नहीं हुई। सिर्फ मीडिया की इत्तलात की बुनियाद पर वो एसआईटी को मकतूब रवाना कर रहे हैं। मीडिया ने इस बात की इत्तला दी थी कि एसआईटी ने उन्हें क्वेश्चन पेपर लीक के मामले में पूछताछ के लिए तलब किया। बंडी संजय ने कहा कि वो नोटिसों पर तवज्जो नहीं देते क्योंकि वो एक रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत को जिम्मेदारी समझते हैं। पार्लियामेंट इजलास में शिरकत के पेश नजर वो आज एसआईटी की तहकीकात में हाजिर नहीं हो सकेंगे, इसलिए उन्हें एक और दिन मुकर्रर करने की दरखास्त की है। वाज़ेह है कि इस केस में एसआईटी ने बंडी संजय को सेक्शन 91 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी की थी और 24 मार्च को पूछताछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी। इस सिलसिले में एसआईटी ने बंजारा हिल्स में वाक़ बंडी संजय के क़याम का पहुंचकर नोटिस देने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मौजूद ना होने पर नोटिस को दीवार पर चिपका कर दिया था। कांग्रेस की रुकन असेंबली सीतक्का ने पेद्दापल्ली में हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा करते हुए सिंगरेनी कॉलेज वर्कर्स से बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने कॉर्नर मीटिंग को भी खिताब किया और कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने उनके मुतालिबे पर असेंबली में सिंगरेनी कॉलेज के वर्कर्स के मसाइल को हल करने और डबल बेडरूम मकानात फराहम करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इस वादे पर अमल नहीं किया गया। అసెంబ్లీలో మాట్లాడేందుకు బాగా చెప్తాను కదా బాగా గురించి ఏదైనా మాట్లాడాల్సింది కాబట్టి సబ్జెక్టులో మరి ఏమి ఉన్నాయో అవన్నీ తీసుకొని ఒక ప్రత్యేకంగా తీసుకొస్తానని అదేవిధంగా పోరాటాల ద్వారా కూడా మీకు వెంటగా ఉందామని కూడా సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇళ్ల స్థలాలు కూడా ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో పెట్టాలి. ఏసీలు గత ఎన్నికల్లో చెప్పినట్టు సింగరేణి ఎన్నికల్లో కానీ ఏసీలు రాలేదు. వాస్తవానికి ఇక్కడ ఎంత ఉక్కపోతుందో ఈ టైంలో కూడా మేము మాలాంటి కూడా ఇట్లాంటి పరిస్థితి ఎదుర్కొంటా ఉన్నాం. అంటే ఎంత ఘోరమైనటువంటి ఎండలో మీరు కష్టపడుతుంది భారత బిడ్డలు అనేది మాకు అర్థమవుతా ఉంది. మాకేమో కొంచెం అడవి ఎక్కువ ఉంది, చల్లగా ఉంటుంది, కొంచెం వాతావరణం కూడా కూల్గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఇంత ఒక్కటనే పంట ఈ పంటలో వాస్తవానికి ఇచ్చినటువంటి హామీ ఇంతవరకు అమలు కాకపోవడం, ఇది కూడా నేను తప్పకుండా సింగరేణికి ఈ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి హామీలు వాటి వైఫల్యం మీద కూడా ఎక్కడికక్కడ సదస్సులతో పాటు అసెంబ్లీలో ఈసారి మీ గురించి మాట్లాడి మీ దృష్టి మీ సమస్యను పరిష్కరించే విధంగా నేను ముందుంటానని तनख्वाहों पर नजरसानी तनख्वाहों पर नजरसानी का मुतालबा करते हुए तेलंगाना की बरकी कंपनियों के मुलाजिमीन ने जुमे को जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसके नतीजे में हैदराबाद के कई इलाकों में ट्रैफिक की आमद और रफ्त में खलल पड़ा। सैकड़ों की तादाद में मुलाजिमीन विद्युत सौदा के रूबरू जमा हो गए, जो तेलंगाना पावर जनरेशन कॉरपोरेशन और तेलंगाना ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर है। मुलाजिमीन की मुख्तलिफ यूनियंस पर मुश्तमिल मुश्तरिका मजलिस अमल ने चलो विद्युत सौदा की अपील की थी, जिसके पेश नज़र रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले महकमे बरकी के मुलाजिमीन शहर पहुंच गए थे। अपनी मुताल्लिका यूनियनों के परचम थामे हुए ये मुलाजिमीन तनख्वाहों पर फौरी नजरसानी का हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे। एहतजाज की वजह से
कुछ देर के लिए कशीदगी भी फैल गई क्योंकि बड़ी तादाद में मुलाजमीन के एक ही मकाम पर जमा होने की वजह से ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुतासिर हो रही थी। पुलिस के अहदेदारों ने एहतजाज खत्म करवाने की कोशिश भी की। मसरूफ तरीन खैरताबाद पंजागुट्टा रोड पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुअत्तल होकर रह गई थी। इस इलाके में तकरीबन 4 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम देखी गई। रविंद्र भारती और लकड़ी का पुल के इलाकों में भी एहतजाज की वजह से ट्रैफिक जाम हो गई। मासाब टैंक और महावीर हॉस्पिटल इलाकों में भी ट्रैफिक के मसाइल सामने आए। मुलाजमीन की यूनियनों के कायदीन ने कहा कि चूंकि बरखी की तकसीमी कंपनियां बातचीत के मुतवातिर अदवार के बावजूद उन मुतालबात की यकसुई में नाकाम रही, इस वजह से उन्हें एहतजाज के लिए मजबूर होना पड़ा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से शहर के चंद सेवा सेंटर से जारी करदा नकली बर्थ और डेथ सर्टिफिकेशन की इजराई का मामला सामने आने के बाद जीएचएमसी ने सख्तगीर इकदाम शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में जारी करदा 22,954 नकली सर्टिफिकेट्स को मनसूख कर दिया गया और बेकायदगियों में मुलविस होते हुए नकली सर्टिफिकेट जारी करने वाले 50 से ज्यादा मी सेवा सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के इकदाम किए जा रहे हैं। जरा ने बताया कि जीएचएमसी के ईओडीएम डिपार्टमेंट अपनी तहकीकात में इस बात की निशानदेही की कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स की इजराई में सब रजिस्ट्रार के डिजिटल दस्तखतों की मी सेवा सेंटर्स पर गलत इस्तेमाल हुआ है। इस सिलसिले में अफजलगंज, मुशीराबाद, अंबरपेट, आसिफ नगर, बहादुरपुरा, चार मीनार, गोलकुंडा, काचीगुड़ा, सईदाबाद, याकुतपुरा, मलकाजगिरी, सरूर नगर, नल्लाकुंटा और दीगर पुलिस स्टेशनों के हुदूद में 50 से ज्यादा मी सेवा सेंटर्स ने धांधलियों में मुलविस होते हुए नकली बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जारी किए हैं। कमिश्नर जीएचएमसी लोकेश कुमार को इस मामले की तहकीकात करने वाली कमेटी ने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया गया कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर में भी कई खामियां पाई जाती हैं। कमेटी ने इन खामियों को फौरी दूर करने की सिफारिश की। रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर जीएचएमसी ने नकली बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स को मंजूरी देने और उसको जारी करने वाले मी सेवा सेंटर्स के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी। आंध्र प्रदेश में हुक्मरान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एक बागी रुकन असेंबली जुम्मे को अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए। हल्के नेल्लूर से रियासती असेंबली में नुमाइंदगी करने वाले कोमटिरेड्डी श्रीधर रेड्डी ने पार्टी सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में तेलुगु देशम पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। श्रीधर रेड्डी, उनके भाई गिरिधर रेड्डी और उनके हामियों ने नेल्लूर से एक जबरदस्त रैली की शक्ल में मंगलगिरी में वाक़ पार्टी ऑफिस पहुंचकर तेलुगु देशम में शमूलियत इख्तियार कर ली। चंद्रबाबू नायडू ने श्रीधर और गिरिधर को जब्त खंडवा पहनाते हुए तेलुगु देशम पार्टी में शामिल कर लिया। जिले यादाद्री भुवनगिर में जुमे को रौनुमा एक सड़क हादसे में लॉरी का एक क्लीनर हलाक हो गया और ड्राइवर जख्मी हो गया। हैदराबाद को मौसूला इत्तला में बताया गया कि यह वाकया जिले के चोटुप्पल मंडल में लिंगोजीगुड़ा में पेश आया, जहां एक लॉरी ने तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस को अगबी सिम से टक्कर दे दी। पुलिस ने बताया कि इस वाकये में क्लीनर हलाक और लॉरी ड्राइवर के अलावा बस का एक मुसाफिर जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक ये वाकया अली सुबह 1 बजे उस वक्त पेश आया जब लॉरी ने महकमे आरटीसी की बस को पीछे से टक्कर दे दी। पुलिस के मुताबिक बस के एक मुसाफिर ने जरूरत से फारिग होने के लिए बस रोकने की ख्वाहिश की थी, जिससे सड़क के किनारे रोका गया था। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में लॉरी के क्लीनर और ड्राइवर लॉरी के कैबिन में दब गए। उन्हें बाहर निकालने के लिए पुलिस को तकरीबन 2 घंटों तक जद्दोजहद करनी पड़ी। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 4 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ इलाकों में गरज और चमक के साथ शदीद बारिश होगी। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा कि 24 मार्च जुमे को चंद मकामात पर औसत बारिश हुई, जबकि 25 मार्च से 27 मार्च तक रियासत के चंद अजला में गरज और चमक और तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश की पेशकशी की गई है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।